नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी हॉन्टेड स्कूल की कहानी लेके आए हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल। मानिए कि आप अपनी वाइफ और अपने 12 साल के बेटे के साथ किसी शहर में शिफ्ट हुए हैं और जहाँ पे आप शिफ्ट हुए हैं आपका मन है कि उसी एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई बढ़िया सा स्कूल है जहाँ पे आप अपने बेटे को एडमिशन करवा दें। और जैसे ही आपको एक बढ़िया सा स्कूल मिलता है आप अपने बच्चे की एडमिशन करवाते हो। शुरुआत के 1-2 महीने तो परफेक्ट गुजरते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से आपको पता लगता है कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे वो स्कूल हॉन्टेड है। उस स्कूल में जो बच्चे आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं वो भी इंसान नहीं है। यहाँ तक कि टीचर और वॉचमैन और पियोन से लेके प्रिंसिपल तक सब के सब भूत है। डेविल वर्सेस डिवाइन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं रियल हॉरर स्टोरीज़। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको जो कहानी पूरी समझ आएगी और देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1995 की। हमारी कहानी के मुख्य 3 किरदार हैं। रमेश, जो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ सोनिया और उनका एक छोटा सा बेटा जो कि 12 साल का है। एक दिन अचानक से रमेश की ट्रांसफ़र हो जाती है गुजरात के बड़ौद शहर के डोंगरी गांव में। ये गांव बहुत ही छोटा था उस टाइम पे और ख़ास डेवलप भी नहीं था। तो रमेश और सोनिया काफ़ी चिंतित थे अपने बच्चे की स्टडीज़ को लेके, उसके फ्यूचर्स को लेके, क्योंकि ये लगातार तीसरा ट्रांसफ़र था रमेश का और बार बार उन्हें अपने बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ता और फिर नए स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे। तो इसलिए रमेश चाहते थे कि जहाँ उनका घर है उसी एरिया के अंदर अंदर 5 से 6 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई बढ़िया सा स्कूल मिल जाए जहाँ वो अपने बच्चे का एडमिशन करा सके। फाइनली रमेश को एक अच्छा सा स्कूल मिल जाता है उनके घर के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में। और रमेश जब वहाँ पहुँचते हैं अपने बेटे अरुण को लेके एडमिशन करवाने, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कम से कम 100 से 200 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। इनफैक्ट वो स्कूल वैसे कोई स्कूल वो बहुत बड़ा स्कूल नहीं था उस टाइम के ज़माने के हिसाब से, वो सबसे अच्छा स्कूल वही था उनके एरिए में। रमेश अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में लेके जाते हैं। तो वहाँ की प्रिंसिपल रमेश के बच्चे के टेस्ट लेते हैं और वो प्रिंसिपल काफ़ी खुश होते हैं कि रमेश का जो बच्चा अरुण है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है पढ़ने में। और वो बोलते हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चे की 5th से लेके 8th क्लास यानी कि 3 साल बिल्कुल फ्री हम पढ़ाएंगे। 8th के बाद आगे की जो फर्दर स्टडीज़ होंगी उनके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, अभी आप बिल्कुल फ्री में अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो ये सुन के रमेश बहुत ही खुश होता है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी है इस दुनिया में और ऐसे इतने अच्छे इंसान भी हैं जो इतना बढ़िया सा स्कूल चला रहे हैं, जो बच्चों को फ्री 5 से लेकर 8th क्लास तक मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। और रमेश बहुत ही थैंक यू करते हैं प्रिंसिपल को और किताब वगैरह बुक्स वगैरह खरीदते हैं वहाँ से और अपने बेटे की एडमिशन करवा के घर आ जाते हैं। और ये बात जब वो अपनी बीवी को बताते हैं सोनिया को, तो वो भी बहुत खुश होती है। सो फाइनली 1 महीने बाद रमेश अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। उनका पहला दिन था उनके बच्चे का। तो वहाँ पे रमेश देखते हैं कि अर्जुन के ही उम्र के 3 से 4 लड़के जो हैं वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ के वो पहले रमेश के पैर छूते हैं और फिर बोलते हैं कि अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बिल्कुल हमारे भाई जैसे ही है, तो आप इसकी टेंशन मत लो, हम इसको अपने साथ में क्लासरूम तक ले जाते हैं। तो ये देख के तो रमेश और भी बहुत खुश होता है कि वाह कितने संस्कारी बच्चे हैं जिनको पता है कि बड़ों का आदर भी करना होता है। तो ऐसे ही जब अर्जुन स्कूल के अंदर जाता है तो रमेश देख रहा होता है बाहर से कि हाँ सब ठीक है, तो रमेश अपने वापस आ जाता है घर पे और वो अपने काम के लिए चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि रमेश और उनकी फैमिली अभी न्यू ही शिफ्ट हुई थी वहाँ पे, तो ऐसे गांव का जो माहौल वो ऐसा था कि रमेश और उनकी वाइफ सोनिया वो ज़्यादातर किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप थे, वो अपने काम से ही मतलब रखते थे। 1-2 बार उनके पड़ोसी आके उनसे बात वगैरह भी करना चाहते थे, लेकिन सोनिया ने उनको ऐसा शो किया जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तो इसलिए उनसे कोई बात भी नहीं करता था उनके आस पड़ोस में। वो सारा खानदान
खुद ही अपने आप में मस्त रहता था। ऐसे 1 से 2 महीने बहुत बढ़िया चले। रमेश डेली अपने बच्चे अर्जुन को स्कूल छोड़ने जाता और स्कूल से वापस लेके आता। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। और एक दिन रमेश अपने घर पे अपने ऑफिस से आता है और देखता है कि उनका जो बच्चा अर्जुन है वो काफ़ी रो रहा है अकेले कमरे में बैठ के। जब रमेश उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कारण क्या है, वो कुछ नहीं बताता है। तो रमेश बहुत ही प्यार से उससे पूछते हैं, बिल्कुल डांट के नहीं, पर बहुत ही प्यार से, एक स्पोर्टिव जो बाप होता है ऐसे पूछते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बताता है। आखिरकार रमेश अपनी वाइफ सोनिया को बोलते हैं कि आप पूछो इससे क्या हो गया, स्कूल में किसी ने मारा है या टीचर ने इनको कुछ बोला है, कुछ डांटा है या मारा है। कोई बात नहीं, अब बताओ हमें, हम जाके बात करेंगे जिसने भी आपको तंग किया है। क्योंकि रमेश अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करता था अर्जुन से। तो अर्जुन तो कुछ नहीं बोलता है। फाइनली रमेश जो है रूम के बाहर जाता है और फिर सोनिया अपने बेटे अर्जुन से पूछती है, लेकिन अर्जुन तब भी कुछ नहीं बताता है। सोनिया काफ़ी नोटिस कर रही थी कि पिछले 3 से 4 दिन से अर्जुन नहा नहीं रहा है। तो उसने 1-2 बार बोला भी कि बेटा क्या हो गया, तुम नहा क्यों नहीं रहे हो, ये तो बैड हैबिट्स होती हैं। लेकिन अर्जुन बोलता नहीं मम्मी, मेरा भी मन नहीं है नहाने का, मैं ऐसे मुंह हाथ धो के चला जाता हूँ स्कूल में। और ऐसे 3 से 4 दिन हो जाते हैं उसको करते करते। तो फाइनली सोनिया अगले दिन सोचती हैं कि काफ़ी 4-5 दिन हो गए ये नहाया नहीं, अब मैं कल उसको खुद नहलाऊंगी। और अगले दिन जैसे ही सुबह सोनिया अर्जुन को नहलाना शुरू करती है ज़बरदस्ती, और जब अर्जुन अपने कपड़े उतारता है तो सोनिया देखती हैं कि उनके बेटे अर्जुन के पीठ पे काफ़ी ज़्यादा निशान हैं, जैसे किसी ने पंजे मारे होते हैं, किसी ने बेल्ट से उसको पीटा होता है या किसी ने उसको ज़मीन में पकड़ के घसीटा होता है। उसकी पूरी की पूरी जो पीठ होती है वो निशानों से भरी होती है। ये देख के सोनिया बहुत ही घबरा जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है कि रमेश इधर आओ, जल्दी आओ भाग के। उस टाइम रमेश जो है घर पे ही होता है। तो रमेश भी बाथरूम में आ जाता है और वो भी देखता है कि उसके बेटे की पीठ पे कितने सारे निशान हैं। तो रमेश ये देख के बहुत ही एकदम झटपटा जाता है कि ये कैसे हुआ, किसने मारा तुम्हें, कि बेटा बताओ अब क्या हुआ तुम्हें, ये किसने किया तुम्हारे साथ। तो अर्जुन जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। इतनी ज़ोर से रोता है कि उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तो चुप कराने के लिए लग जाते हैं। और उसके बाद फाइनली वो बताता है कि ये निशान जो है ये मुझे उन्हीं के दोस्त जो है जो उनके साथ खेलते हैं अर्जुन के साथ, उन्होंने ही दिए हैं। वो मुझे पकड़ के डेली मारते हैं और कभी कभी मुझे नीचे लेटा के मेरे दोनों पैर पकड़ के घसीटते हैं। और जब मैंने उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करी तो प्रिंसिपल भी खुद उनके साथ मिलके मुझे पीटता है और हंसता है मेरे ऊपर और बोलता है कि तू गलत जगह आ गया है, अब तू यहाँ से बच के कभी नहीं जा पाएगा, हम भी तुझे अब खुद की तरह बना लेंगे। तो ये सुन के रमेश को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अर्जुन से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं कौन तुझे हाथ भी लगाता है। तो ऐसे अगले दिन रमेश अपने बेटे अर्जुन को लेके स्कूल के अंदर पहुँचता है और वो देखता है कि वही 4 लड़के फिर से अर्जुन को लेने आए हैं। और जैसे ही वो अर्जुन को लेके क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं, वो देखता है रमेश कि उन चारों की चारों लड़कों की परछाइयाँ ही नहीं हैं। तो रमेश एकदम से ना साइलेंट हो जाता है। उसको लगता है कि शायद उसका वहम है। तो लेकिन रमेश जो है वो इतना ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि हो सकता है मुझे कोई गलती लग गई हो, छोड़ो मुझे क्या लेना है, पहले मैं प्रिंसिपल से तो बात करके आऊँ कि उसने मेरे बच्चे को आखिरकार हाथ तो लगाया कैसे। और जब रमेश प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो प्रिंसिपल वहीं अपने डेस्क पे बैठे होते हैं। रमेश जाके उनसे बात बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने तुमने। और प्रिंसिपल जो है वो मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारा बच्चा खुद ही एलिगेशन झूठे लगा रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया। और रही बात वो 4 लड़कों की, वो 4 लड़के जो है इस स्कूल के टॉपर हैं। उन 4 लड़कों को पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात है, वो 4 लड़के तो मक्खी तक नहीं मार सकते। और ये सब सुन के रमेश को और गुस्सा चढ़ जाता है। रमेश जो है भाग के जाता है प्रिंसिपल के पास और उसके गले से पकड़ देता है प्रिंसिपल को और बोलता है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो तुझे मैं यहीं काट के फेंक दूंगा। अगर तुझे लगता है कि मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, नहीं स्कूल में रखना है, तो इसे निकाल दे, कोई बात नहीं, हम दूसरा स्कूल देख लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को
एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम सबके लिए। और ये बोल के रमेश अपने घर वापस आ जाता है और आगे सारी बात अब सोनिया को बताता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लगभग एक हफ्ता ही बीत जाता है। और फिर एक दिन अर्जुन आता है, रोता रोता आता है और सोनिया को आके गले लगा लेता है और बोलता है, मम्मी मुझे स्कूल में नहीं जाना है, उन लोगों ने फिर से मुझे पीटा है। तो ये सुन के सोनिया का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो रमेश को कॉल करके बताती हैं कि ऐसा ऐसा फिर से हुआ है। रमेश जो है वो सीधा उस गांव के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं और उनको सारे इंसिडेंट बताते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि ऐसे स्कूल में मेरे बच्चे को पीटा जा रहा है और बेवजह पीटा जा रहा है। मेरे वहाँ पे जाके शिकायत करने के बावजूद भी उसको और पीटा जा रहा है। तो पुलिस वाले पहले तो चुप कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब है, जिस स्कूल की तू बात कर रहा है वो स्कूल थोड़ा ना है, वो तो खंडर है, उसमें तो कोई पढ़ता ही नहीं है। उस पढ़ने तो बहुत दूर की बात है, उस एरिया में ही कोई नहीं जाता है, दूर दूर तक कोई आता नहीं जाता नहीं। तो तू झूठ ही बोली जा रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है यार। तो रमेश कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2.5 महीने से वो वहाँ पढ़ रहा है और ये इंसिडेंट जो है पिछले 1-2 हफ्ते से शुरू हुए हैं। लेकिन पुलिस वाले जो है मानने को तैयार नहीं। तो रमेश क्या करता है, अपने बेटे अर्जुन को अपने साथ लेके आता है और पुलिस वाले को दिखाता है उसके निशान। तो अर्जुन के निशान देख के तो पुलिस वाले भी एक बार चौंक जाते हैं कि इतनी बुरी तरह से एक छोटे से बच्चे को किसने पीटा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा करो, हम अपने 2 कांस्टेबल तुम लोगों के साथ भेजते हैं और जाओ वहाँ पे जिस लोकेशन पे तुमने अपने बच्चे को डाला स्कूल में, वहाँ पे जाओ, हमारे कांस्टेबल आपके साथ आएंगे और देखते हैं वहाँ पे कौन है स्कूल चला रहा है, वो भी खंडर स्कूल को। तो ऐसा ही होता है, रमेश के साथ रमेश का बच्चा अर्जुन और साथ में 2 कांस्टेबल जाते हैं और लोकेशन पे जाकर देखते हैं। और उस टाइम पे सच में रमेश को वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खंडर ही दिखता है, स्कूल तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे जितने भी क्लासरूम है वो सब के सब उगी हुई हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ, बिल्कुल गंदा हुआ हुआ है स्कूल और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, पंछी तक वहाँ पे पर नहीं मारा है, ऐसा वहाँ का माहौल हुआ है। तो ये देख के तो रमेश का बिल्कुल दिमाग फट सा जाता है। वो कहता है या ये कैसे हो सकता है, अभी कल ही तो मैं एकदम टिप टॉप स्कूल था, एक रात में कैसे उजड़ गया। तो पुलिस वाले भी यही बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले भी बोला है कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, लेकिन तुम ही नहीं मान रहे। रमेश जो है वो बहुत ही दुखी होकर अपने घर वापस आता है और रमेश को एक बात ना खटकती मन में कि आखिरकार उन्हें कैसे नहीं पता चला कि वहाँ पे स्कूल नहीं है, और अगर वहाँ पे स्कूल नहीं है तो मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है इतने दिनों से। अगले दिन की बात है, रमेश जो है अपने छत पे टहल रहा होता है और रमेश को एक सामने अंकल दिखते हैं, काफ़ी बूढ़े अंकल होते हैं, कम से कम 70-75 साल के। रमेश को एक आइडिया आता है कि मैं कम से कम इन बूढ़े अंकल से पूछता हूँ कि आखिरकार बात क्या है। रमेश उन बूढ़े अंकल के पास जाता है और सारी कहानी उनको बताता है और वो बूढ़े अंकल की शक्ल एकदम से गंभीर हो जाती है। वो बोलते हैं कि जिस स्कूल की तुम बात कर रहे हो वो स्कूल आज से 20 साल पहले उजड़ चुका है। उस स्कूल में तो बच्चों को लेके जाके वहाँ पे मार के उनकी बलि दी जाती थी। और जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली, वहाँ पे जाके उन्होंने जितने भी वहाँ के टीचर हैं, प्रिंसिपल है, इनफैक्ट सभी को बहुत मारा और उस स्कूल को आग लगा दी। और वहीं पे प्रिंसिपल समेत जो 8 से 10 टीचर है वो जल के मर गए और कुछ बच्चे जो है बाथरूम वगैरह में रह गए या कुछ वापस नहीं आ सके, और कुछ बच्चे जो उसी आग में फंस गए वो सभी वहीं पे झुलस के मर गए। ये बात सुन के रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो बूढ़े अंकल उनको ये भी बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसको वो प्रिंसिपल दिखाई दिया। अक्सर जो इस गांव से बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता है, तो वो अगर उस एरिया में भी चले जाएं तो उनको भी कुछ बच्चों की आत्माएं वहाँ पे दिखती हैं। तो अब रमेश जो है अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है और बूढ़ा अंकल रमेश को एक बार सजेस्ट करता है कि अब से तुम अपने बच्चे को वहाँ पे मत भेजना, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा बच्चा आज जाए कल वापस ना आए। तो रमेश जो है हाँ में सिर हिलाता है और अपने घर में चला जाता है और अपनी वाइफ को सारी बात बताता है।
और उनकी वाइफ जो है उनको बोलती है कि हमें कुछ दिन अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। और ऐसा ही होता है। 1 हफ्ता बीत जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रमेश जो है अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजता अर्जुन को, सब नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाती है और रमेश भी कहीं न कहीं वो बात जो है इग्नोर कर चुका होता है। और एक दिन रमेश सोया होता है और उसके बगल में अर्जुन सोया होता है और उसके बगल में उसकी बीवी सोई होती है सोनिया। रमेश को एकदम से पानी की प्यास लगती है, वो उठता है और जैसे ही वो पानी पीता है और उसकी नज़र वो बेड पे पड़ती है और वहाँ पे अर्जुन नहीं होता है। तो वो इधर-उधर ढूँढता है, अर्जुन को आवाज़ें लगाता है, लेकिन अर्जुन वहाँ पे नहीं मिलता। तो वो सोनिया को झट से उठाता है कि सोनिया अर्जुन कहाँ है? और उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे नहीं पता। और वो दोनों मिलके पागलों की तरह अपने बच्चों को अर्जुन को आवाज़ें लगा रहे हैं, इधर-उधर ढूँढ रहे हैं। पूरे गाँव इधर-उधर छान मारा उन्होंने दोनों ने मिलके, लेकिन उनको नहीं मिला। उनकी आवाज़ें सुन के जो वो दोनों चिल्ला रहे थे अर्जुन, अर्जुन करके, आस-पास के जो पड़ोस वाले उठ जाते हैं और आके उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या? वो लोग सभी उनको बात बताते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं कि हो ना हो तुम्हारा बच्चा अब उसी खंडहर में गया होगा, जहाँ वो प्रेत उसको खींच के वहाँ ले गया होगा। तो ये बात सुन के रमेश जो है बहुत डर जाता है और रमेश, उसकी वाइफ और साथ में 8 से 10 लोग गाँव वाले सभी मिलके उस खंडहर में पहुँचते हैं और वहाँ पे सभी मिलके अर्जुन को ढूँढना शुरू करते हैं। किसी को भी अर्जुन नहीं मिलता है और जब फाइनली रमेश ढूँढते-ढूँढते वो प्रिंसिपल के ही ऑफ़िस में पहुँचता है, तो वो देखता है कि अर्जुन जो है बेसुध होके प्रिंसिपल के जो डेस्क है उसी पे लेटा हुआ है। तो रमेश जाके उसको बहुत उठाता है, लेकिन वो अर्जुन उठने का नाम नहीं लेता है। रमेश जो है बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाता है अर्जुन को और एकदम से उसकी आँख खुलती है और अर्जुन उठ के रमेश से गले मिलता है, बोलता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले चलो पापा। ये सभी लोग जो है मुझे आज मारने की फिराक में है और ये मुझे मार देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। और रमेश जो है अपने बच्चे को पकड़ता है और भाग के स्कूल से बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रमेश बाहर आने की कोशिश करता है, रमेश का जो है पैर है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और रमेश नीचे गिर जाता है। और जैसे ही रमेश नीचे गिरता है, वो देखता है कि उसके सामने वही प्रिंसिपल और साथ में जितने भी बच्चे हैं वो सारे सभी के सभी उसके इर्द गिर्द घेरा बना के खड़े हैं और सभी हंस रहे हैं। और रमेश उठता है, अपने बच्चे को पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। रमेश बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, इन सभी ने मुझे घेर लिया है। लेकिन रमेश की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तभी किस्मत से रमेश को अपने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था और वो लॉकेट जो है रमेश को एक पंडित जी ने दिया था, जो कि उनके ही गांव के बहुत माने हुए पंडित थे। रमेश जो है उस लॉकेट पे हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वो मंत्र जो गुरु ने उनको बताया था कि किसी भी विपदा पे आने पे तुम ये पढ़ोगे तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो वो ज़ोर ज़ोर से वो मंत्र पढ़ता है। वो मंत्र पढ़ने से कुछ ज़्यादा असर तो नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि जितने भी एंटिटी उनके पास घेरा बना के बैठी होती हैं या खड़ी होती हैं, वो उनको हाथ नहीं लगा पाती। रमेश अपने बच्चे को पकड़ता है और भागकर उससे बाहर चला जाता है। तो जैसे ही रमेश अपने बच्चे को लेके स्कूल से बाहर जाता है, बाकी के लोग भी उसको मिल जाते हैं। वो सभी मिलके उस बच्चे को और रमेश को दोनों को मिलके हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते हैं और हनुमान जी के मंदिर में लेके जाके वो जो पुजारी होते हैं वो उनके हनुमान जी का कुछ पाठ वगैरह करते हैं, उनके हाथ में थोड़ा धागा वगैरह बांधते हैं और उनके माथे पे टीका लगा देते हैं। और रमेश को सख्त हिदायत दी जाती है कि जितना जल्दी हो सके तो गाँव छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो जो आत्माएं हैं वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। इससे अच्छा है कि बहुत देर हो जाए तुम अपने बच्चे को और अपनी बीवी को साथ लेके यहाँ से चले जाओ। रमेश जो है ऐसा ही करता है, लेकिन रमेश की एक दिक्कत होती है कि रमेश के जो सीनियर्स होते हैं वो ये सारी बातों को झूठा बता के उसको बोल देते हैं कि शायद तू इसी गांव में रहना नहीं चाहता है, तुझे शहर में रहने की आदत है, इसलिए तू झूठी मूठी कहानियां बना के सुना रहा है। और उसको वहाँ पे रहने के लिए बोला जाता है अपने ऑफिसर्स की तरफ से। लेकिन रमेश को पता था कि उसके साथ जो हुआ है वो कोई नाटक नहीं था। रमेश जो है अपनी नौकरी से लगी लगाई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से रिज़ाइन करता है ऑन द स्पॉट और अपने बच्चे को लेके वहाँ से चला जाता है। और जब रमेश वहाँ से जा रहा होता है
तो रमेश को एक पीछे से आहट सुनाई देती है और हंसी सुनाई देती है उसी प्रिंसिपल की। वो बोलता है कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तू अपने बच्चे को लेके यहाँ से जा पा रहा है, क्योंकि तूने कुछ अच्छे कर्म किए जिसके कारण हम लोग तुझे और तेरे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं कर पाए। नहीं तो अब तक तू और तेरा पूरा परिवार हमारे साथ ही इधर स्कूल में ही रह रहा होता, आत्मा बनके। और ये बात बोल के वो आत्मा जो है प्रिंसिपल की, वो बहुत जोर जोर से हंसती है। रमेश जो है वो गांव से निकल जाता है और शहर में जाके रहता है, और वहीं रमेश की ज़िंदगी वहाँ से शुरू हो जाती है। रमेश वहीं से अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है फ्रूट एंड नट्स का, और उसके बाद वहीं से रमेश की जो है सरकारी नौकरी वाली जर्नी ख़त्म होती है और वहीं से रमेश का जो बिजनेस शुरू हो जाता है। और आज भी जब रमेश वो इंसिडेंट को याद करता है जो उसने अपनी आंखों से देखे हैं, तो उन दोनों की रूह कांप जाती है। और आज तक अर्जुन, रमेश और सोनिया तीनों में से कोई भी उस गांव के आसपास तक नहीं भटकता है, चाहे उनको कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो उस गांव में। तो ये थी रमेश और उनके परिवार की कहानी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी।